हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी 10,000 जीके क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हमने इस सीरीज़ में 51 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा आज रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 52। यहाँ से अब इस सीरीज़ में आगे जो भी लेक्चर्स होंगे वो मैं ही आपको करवाने वाली हूँ। हर सेट में हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। साथ ही हम यहाँ पर ये भी सीखेंगे किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके के साथ रिलेट और कनेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारी सीरीज़ के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये है हमारा 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच और ये टोटली रवि सर के नोट्स हैं। यहाँ पर पेड बैच में हम आपको बहुत सारे स्पेशल फीचर्स देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस को बिना किसी एडवर्टीजमेंट के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स देते हैं, फ्री अनलिमिटेड टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। और यहाँ पर कुछ और भी इसके फीचर्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन पर आपको डेली क्लास मिल जाएगी डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। जीएस के यहाँ पर हम सारे ही सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट्स जीएस में आते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर बात होगी, कोई भी इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो ही हमारा फोकस रहेंगे यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा पीछे पूछे गए हैं, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑल प्रीवियस ईयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर ऐड किया है और साथ ही ये बाईलिंगुअल फॉर्मेट में हम आपको देते हैं, यानी वो सभी स्टूडेंट्स जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं और वो सभी बच्चे जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, उन दोनों ही स्टूडेंट्स को इस कोर्स से फ़ायदा पहुंचेगा। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे पढ़ाने वाली लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। जैसे ही आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, आपको इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर जाना है जीके जीएस के पेड वीडियो पर और यहाँ पर जाकर आप हमारा सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आपको इस कोर्स के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, इजिली एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की अपनी क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो पहली बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि हंटर कमीशन को किसने अपॉइंट किया था। तो लॉर्ड रिपन ने किस पर्पस के लिए किया था? एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए किया था। और कब किया था? तो 1882 में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंटर कमीशन के लिए जो हेड बनाए गए थे वो थे सर विलियम हंटर और इन्हीं के नाम पर हंटर कमीशन का नाम रखा गया था। ठीक है, इस कमीशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या था? जो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती हैं, यानी वो भाषाएं जो ऑफिशियली कहीं पर नहीं नोट होती हैं, उनमें प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपन ने एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। कब किया था? 1882 में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? ये जो किताब है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इसको लिखा है डी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड ने। आपके एग्जाम में रस्किन बॉन्ड की बुक्स अक्सर पूछी जाती हैं और इनकी 2-3 किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला हो गया इट्स अ वंडरफुल लाइफ। यहाँ पे दूसरी किताब का नाम मैं लिख रही हूँ, इसका नाम था द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, ये किताब जो है इसके भी राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। और यहाँ पर तीसरी जो फेमस किताब इनकी है वो है द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, आप डेफिनेटली ये दोनों बुक्स के नाम भी कहीं ना कहीं देखेंगे अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ये 3 फेमस किताबें हैं रस्किन बॉन्ड की जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बेहदीन खलम फेस्टिवल प्राइमरीली कहाँ पर मनाते हैं हम? आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये फेस्टिवल मेघालय का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। और इसके अलावा जो भी प्रमुख त्योहार अलग अलग राज्यों के हैं वो आपको थोड़े से याद रखने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि एक बहुत ही फेमस त्योहार है जल्लीकट्टू। ये कौन से राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु में
मनाया जाता है। और इसी के साथ हम हॉर्नबिल के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ फेमस त्यौहार हैं जो अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको इनको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएं। हॉर्नबिल नाम का फेस्टिवल हम मनाते हैं नागालैंड में। और यहाँ पर एक बारीक पॉइंट याद रखिएगा कि हॉर्नबिल अगर अकेले लिखा है तो वो नागालैंड का त्यौहार है, लेकिन अगर हॉर्नबिल के आगे आप लगा देंगे पक्के पागा हॉर्नबिल, तो ये जो त्यौहार है ये फिर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार। ठीक है, तो सिर्फ अगर हॉर्नबिल है तो ये नागालैंड का त्यौहार है, आगे अगर पक्के पागा लगा हुआ है तो ये फिर अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं अलग अलग राज्यों के, इनको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने पढ़ा भेदीन खलम उत्सव के बारे में, और ये मेघालय का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक आर्टिकल है जो सभी रिलीजन को ये फ्रीडम देता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज करें? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो हमारा संविधान है इसमें हमें धार्मिक अधिकार मिलते हैं, और आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक सारे आपको हमारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि रिलेटेड टू हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल नंबर 25 की बात करेंगे तो इसमें ये बात लिखी हुई है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद का कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 26 जो आता है उसमें ये बात लिखी हुई है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है ये आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 27 पर हम चलेंगे तो इसमें आपको टैक्स से फ्रीडम मिल जाएगी फ्रॉम प्रमोटिंग द रिलीजन, यानी आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है अगर आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं तो। ओके, और आर्टिकल नंबर 28 जो है ये थोड़ा सा लिमिटेशंस के बारे में बात करता है, यानी यहाँ पर आके थोड़ी सी रोकथाम लगती है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी है कि कौन सा हमारा अनुच्छेद है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 26। ठीक है, तो अब ये पूरा जो थीम है याद रखिएगा कि 25 से लेके 28 नंबर के जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में वो बात करते हैं रिलीजन के रिगार्डिंग। आर्टिकल नंबर 25 में हम बात करते हैं कि सारे ही लोगों को ये हक है कि वो अपने पसंद का कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में ये है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और आर्टिकल नंबर 27 में ये बात है कि आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। और आर्टिकल नंबर 28 में फाइनली जाके थोड़ी सी लिमिटेशंस यहाँ पर लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड होती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह के जो ट्रॉफी और कप्स होते हैं कई बार उनके बारे में ऐसे स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर कप या चैंपियनशिप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। आइए यहाँ पर थोड़े से फेमस कुछ कप्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है डेविस कप, ये भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, और डेविस कप आपका टेनिस खेल से संबंधित है। दूसरा यहाँ पर हो गया थॉमस कप, और इसी के साथ ऊबर कप, ये दोनों जो आपके कप्स हैं ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसके बाद एक फेमस और कप है जिसका नाम है सुल्तान अजलान शाह कप, और ये जो कप है ये आपका रिलेटेड है हॉकी के गेम से। ठीक है, तो डिफरेंट कप्स डिफरेंट ट्रॉफी के नेम्स जो हैं उनके साथ कौन सा खेल संबंधित है ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो कम से कम ये 3-4 जो नाम है इनको ध्यान में रखिएगा फॉर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है, यानी मिनिमम एज क्या प्रिस्क्राइब्ड है किसी भी पर्सन के लिए अगर वो लोकसभा के इलेक्शंस लड़ना चाहता है तो यहाँ पर मिनिमम एज की हम बात कर रहे हैं और ये मिनिमम आयु हमने रखी है 25 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कंडीशंस होती हैं इन टोटल अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का इलेक्शंस फाइट करना है तो। सबसे पहली बात तो ये है कि उसको इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फॉरेनर या दूसरे लोग बाहर के मुल्क से आए हुए वो लोग लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मैंडेटरी है कि आप जो है वो इंडियन सिटीजन हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें वोटर होना चाहिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि उन्हें कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किए होना चाहिए।
यानी ऑलरेडी ऐसा ना हो कि वो किसी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पर हो, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कि वो मेंटली फिट हो, मेंटली साउंड हो बिल्कुल। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात ये कि उनका क्राइम रिकॉर्ड में कहीं पर भी नाम नहीं होना चाहिए। और सिक्स्थ बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मिनिमम एज यहाँ पर कितनी है, 25 साल। तो ये 6 क्राइटेरियाज होते हैं अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा के इलेक्शंस फाइट करना है तो। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम एज का कोई भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है और वो इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो लोकसभा के इलेक्शंस फाइट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे। 1948 का जो समर ओलंपिक्स हुआ था, खास बात क्या है कि उसमें इंडियन हॉकी टीम ने इंडिया के लिए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था, डी ऑप्शन, लंदन में, ठीक है। यहाँ पर समर ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं तो समर ओलंपिक्स याद रखिएगा कि हर 4 साल में रिपीट होते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि समर और विंटर ओलंपिक्स कितने सालों पर होते हैं, तो 4 सालों पर। अगर हम 2026 की बात करेंगे तो विंटर ओलंपिक्स अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ था। इस साल का जो विंटर ओलंपिक्स है ये कौन से देश में हुआ, तो इटली में हुआ था, ठीक है, इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में। इसके अलावा अगले 4 साल के बाद हम देखेंगे यानी 2030 में तो ये विंटर ओलंपिक्स होंगे फ्रांस देश में। और उसके भी अगले 4 साल बाद यानी 2034 में विंटर ओलंपिक्स होंगे यूएस में, ठीक है। तो अगले 2 होस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड हैं और 2026 का विंटर ओलंपिक्स इटली देश में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी नाम की जो बीमारी है ये किस वजह से होती है, विटामिन बी की कमी से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे इसको, बी से विटामिन बी और बी से बेरी बेरी, ठीक है। दोनों ही जो वर्ड हैं वो बी से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। और कुछ और डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो विटामिन ए की कमी से इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस की एक बीमारी हो जाती है। और विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी भी एग्जाम में पूछा जाता है और इससे हो जाता है स्कर्वी नाम की डिजीज। विटामिन डी की बात करेंगे तो उससे हो जाता है आपको रिकेट्स, ठीक है। तो कम से कम ये 4 विटामिन के नाम याद रखिएगा और उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है, तो महानदी बेसिन कौन से राज्य में एक्सटेंड नहीं करती ये बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि महानदी बेसिन कहाँ पर फैली हुई है। तो ये जो आपकी महानदी बेसिन है स्पेशली ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्यों में आपको मिल जाएगी और इसका कुछ हिस्सा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी पाया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पर महानदी बेसिन है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में ये बेसिन एक्सटेंड नहीं करता, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये ऑड वन आउट है। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करिए कि आपसे डज नॉट एक्सटेंड पूछ रहा है या फिर एक्सटेंड पूछ रहा है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आते हुए भी आप ठीक से ना पढ़ने की वजह से आंसर गलत मार्क करके आ जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को ठीक से स्टडी करें। 10 है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय विजेता कौन थी। मिस यूनिवर्स टाइटल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन विनर कौन है, इनका नाम है डी ऑप्शन, सुष्मिता सेन, ठीक है। कब इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इंडिया के लिए, आंसर हो जाएगा 1994 में। इसी के साथ ही फर्स्ट इंडियन विनर बनी जो कि मिस यूनिवर्स टाइटल जीत के लाई थी इंडिया के लिए, ठीक है। और इसी साल में ऐश्वर्या राय बच्चन जो है ये बनी थी यहाँ पर मिस वर्ल्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी और इसी साल यानी 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन बनी थी मिस वर्ल्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। कौन सी 2 मेन फाइबर क्रॉप्स हैं जिनको यहाँ पर इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है, आंसर है कपास और जूट, ठीक है। ये 2 मेन आपके फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो होते हैं।
यहाँ पर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करेंगे, यानी ऐसे राज्य जहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये 3 मोस्ट प्रोमिनेंट राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और जूट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम राज्य, इन तीनों राज्यों में आपका जूट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इनमें से भी अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ से 80% तक का जूट प्रोड्यूस होता है। तो एग्जाम में हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जूट के लिए जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो हमारे मेन फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन और जूट, और इनको ग्रो करने के लिए आपको ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जो इन राज्यों में मिलती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से हो सकता है एग्जाम में अगली बार कुछ और घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई हैं? तो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक सबसे ज़्यादा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था औरंगजेब के कार्यकाल में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब 6वें मुगल शासक माने जाते हैं और ये लास्ट रूलर थे जिनके बाद जो मुगल डायनेस्टी थी वो कंप्लीटली फॉल करने लगी थी। इनके बाद के जो मुगल रूलर्स आते हैं वो बहुत ही कमज़ोर थे और बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि वो सिर्फ पपेट बन के रह गए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के हाथों। तो औरंगजेब जो है वो मुगल डायनेस्टी के वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल मुगल शासक माने जाते हैं। 6 नंबर के ये मुगल शासक हैं और इनका कार्यकाल 1658 से लेके 1707 तक चलता है। ठीक है, तो 1658 टू 1707 औरंगजेब का कार्यकाल है और इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा म्यूजिक लिखा गया था इन पर्शियन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो जाकिर हुसैन ये एक फेमस तबला प्लेयर हैं और ये कौन से म्यूजिकल घराने को बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंजाब घराना। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये एक तबला प्लेयर थे, याद में रखिएगा। और ये कौन से घराने को बिलोंग करते हैं? तो पंजाब घराने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? तो कौन से इसमें से फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया उत्तर प्रदेश में और बाद में जाके इनको होम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था 1955 में? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये जो फ्रीडम फाइटर हैं ये जाने जाते हैं जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में बेसिकली, और बाद में जाके 1955 में ये हमारे गृह मंत्री के रूप में भी नामित होते हैं। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, और 1955 में ये होम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, बाद में जाके 1961 तक ये सेम पोजीशन पर रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जमींदारी व्यवस्था को शुरुआत किसने की? जमींदारी सिस्टम को किसने इम्प्लीमेंट किया था? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में आते हैं, तो याद में रखिएगा जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसको हम एक और सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आप इसको कहें या फिर आप इसको जमींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिगार्डिंग एक और फैक्ट याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इंडियन सिविल सर्विस के फादर कौन जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आता है। पहली बात, इन्होंने जमींदारी यानी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो कौन से केस के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यानी कि लाहौर षड्यंत्र कांड। ठीक है, और क्यों हुआ था इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी
और कब हुई थी? साइमन कमीशन के दौरान, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे 1928 में। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए इन तीनों लोगों ने मिलके मारा था किसको? जॉन पी सॉन्डर्स को। ठीक है, और यही रीज़न है कि इनको फिर पकड़ा गया और बाद में जाके इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इसको हम कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी मौत का बदला लेने के लिए ये लोग पी सॉन्डर्स को गए थे मारने, तो लाला लाजपत राय जी की मौत के बाद। और किसको इन्होंने मारा था ये भी याद रखिएगा, पी सॉन्डर्स को। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंख्या वृद्धि दर का क्या अर्थ होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से आप क्या समझते हैं? तो ये जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोग डेथ की तरफ जा रहे हैं, यानी कितने लोगों की डेथ हो गई। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो असल में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है, कि इस रेट से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1945 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन उस टाइम पे इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। बाद में जाके इसका नेशनलाइजेशन होता है 1949 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक का जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, और जो हमने बात करी कि इंडिया की सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को फॉर्म किया गया 1935 में, ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत। और किस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था सेंट्रल बैंक को फॉर्म करने का? तो ये था हमारा हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से किया गया था। तो पहला ये याद में रखना है आपको कि गोविंद देव टेम्पल कहाँ पर है? वृंदावन में है, मथुरा के पास। और कहाँ, कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। और इसको बनाया गया था कौन से सैंडस्टोन का यूज करते हुए? आंसर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, इसकी हेल्प से इस मंदिर को बनाया गया। लोकेशन याद रखना है आपको, गोविंद देव टेम्पल कहाँ पर है? वृंदावन में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की जलवायु का वर्णन किस प्रकार किया जाता है? तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको आप क्या नाम देंगे, किस टाइप में वो आता है? तो हमारा जो इंडिया का वेदर है वो मानसून प्रकार का है। ठीक है, ये हमारा मानसून टाइप का क्लाइमेट है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो एनुअल रेनफॉल है, यानी कि पूरे साल में जो बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और उसके अलावा 2 एक्सट्रीम मौसम्स आते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि एक बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी आएगी और एक बार बहुत ही ज़्यादा सर्दी आती है। और ऐसा वेदर इंडिया के अंदर आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये वेदर एशिया, अफ्रीका और इसके अलावा नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि इंडिया एक एशियन कंट्री है, तो यहाँ पर भी आपको यही सेम टाइप मिलेगा वेदर का या क्लाइमेट का। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून टाइप का। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी किस टाइप की रिएक्शन है? पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है? एक एसिड और एक बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं और फाइनली वो बनाते हैं आपके लिए वाटर और सॉल्ट। इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये कौन से टाइप में आपके आते हैं? आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। यहाँ पर जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे वाटर है H2 प्लस O2, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बनाते हैं H2O, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म स्प्लिट होता है 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक कोई एलिमेंट या कंपाउंड है, वो किसी एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो उसको डिस्प्लेस कर दे। AB+C, यहाँ पर A इधर उठकर चला है तो इसको हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, AC+B। ओके,
तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर अगर ए बी प्लस सी डी है तो ये बन जाता है आपका ए सी प्लस बी डी, तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस मिलके वाटर और सॉल्ट क्रिएट करते हैं, ये आपकी किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का उच्चतम लिंगानुपात है। कौन सा इंडिया का राज्य है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। सबसे पहले सेक्स रेशियो से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि कितनी फीमेल्स मौजूद हैं पर मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब कई बार 1000 मेल्स भी हम ले लेते हैं कि 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर देखते हैं कि 100 मेल्स में से कितनी फीमेल्स हैं। तो ये आपको एक आइडिया बताता है कि सेक्स रेशियो उस एरिया का कितना है। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला राज्य में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केरला राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स पर सबसे ज़्यादा फीमेल्स हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। तो इसमें से कौन से पहले मौर्य डायनेस्टी के रूलर हैं जिन्होंने कोशिश करी कि वो अपने मैसेज को दूर दराज इलाकों में फैलाएं थ्रू इंस्क्रिप्शंस, और आज भी आपको इनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोका। ठीक है, तो अशोका ने ये कोशिश की थी कि वो अपने मैसेज को फैलाएं थ्रू इंस्क्रिप्शंस। और यहाँ पर याद रखिएगा कि अशोका कौन से डायनेस्टी के रूलर हैं, तो ये मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। मौर्य डायनेस्टी की यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसके एक फेमस रूलर जिन्होंने फाउंड किया था मौर्य डायनेस्टी को, वो हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद दूसरे स्थान पर यहाँ आते हैं बिंदुसारा। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड रूलर ये माने जाते हैं जो कि हैं लॉर्ड अशोका। अब बीच में यहाँ पर बहुत सारे रूलर्स हैं, और लास्ट वाला जो है नाम वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। लास्ट मौर्यन रूलर माने जाते हैं बृहद्रथ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला याद रखिएगा, बिंदुसारा इंपॉर्टेंट है, अशोका इंपॉर्टेंट है, और बृहद्रथ एज द लास्ट मौर्यन रूलर याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा एक फेमस क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अशोका ने कौन सा धर्म प्रोपोगेट करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश की थी। ये लॉर्ड बुद्धा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जिसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है। एथलीट्स फुट नाम की जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है, क्या ये फंगा की वजह से होता है, क्या ये फंजाई की वजह से होता है, प्रोटोजोन बीमारी है, बैक्टीरियन बीमारी है, या फिर नेमेटोड की वजह से। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये फंगल बीमारी होती है, यानी कवक की वजह से ये बीमारी कॉज होती है। तो याद में रखिएगा एथलीट फुट जो है ये एक फंगल डिजीज है। नेक्स्ट है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। इंडिया की फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ये हमारी प्रेजेंट की फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है, और 2026 में इन्होंने 9वीं बार बजट को पेश किया है, जिसके बाद ये इतनी बार बजट को पेश करने वाली हमारी इंडिया की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। ठीक है, और ओवरऑल सबसे ज़्यादा बार बजट को कौन से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने पेश किया था, ये हैं मिस्टर मोरारजी देसाई। ठीक है, और इन्होंने कम से कम 10 बार बजट को पेश किया है संसद में। तो याद में रखिएगा कि निर्मला सीतारमण फर्स्ट हमारी फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने 9 बार बजट को पेश किया, और सबसे ज़्यादा बार ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है मोरारजी देसाई। और इसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर हमारी ये पहली ऐसी फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। कौन है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी नृत्य शैली यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल की गई है। राजस्थान का कौन सा डांस फॉर्म है जिसको कि यूनेस्को के इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कालबेलिया डांस। ठीक है, बहुत सारे हमारे अलग अलग राज्यों के डांस हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी इस सूची में शामिल किया है। जैसे कि इसमें एक फेमस डांस है हमारा छाऊ डांस, और ये आपका कहाँ का डांस है, तो ये ईस्टर्न इंडिया साइड का डांस है। 2010 में यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में शामिल किया था। और जो हमारा सबसे लेटेस्ट डांस है वो है गरबा। गरबा डांस कहाँ का है, गुजरात राज्य का, और इसको 2023 में
यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। और हम एक डांस यहाँ पर देख रहे हैं, कालबेलिया, जो कि राजस्थान को बिलोंग करता है और इसको भी यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग अपच से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं इनडाइजेशन से अपने पेट को रिलीफ देने के लिए? इसके लिए यूज़ होता है एंटासिड। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है क्या होता है कि जो अल्युमिनियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है आपका एंटासिड, जो कि जाके जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके स्टमक में यानी पेट में, उससे रिएक्ट करता है और इससे आपको रिलीफ होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पेट में HCl गैस मौजूद होती है। जब कभी कभी HCl ज़्यादा फॉर्म हो जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन की। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम एंटासिड कंज्यूम करते हैं और वो जाके HCl के साथ रिएक्ट करती है, जिसके बाद HCl जो है वो जो उसका लेवल है वो कम होने लगता है और आपको इंडाइजेशन से छुटकारा मिलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राबी की फसल है? राबी क्रॉप इनमें से कौन सी है? तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 प्रमुख क्रॉप होती हैं। पहला हो गया आपका राबी, दूसरा यहाँ पे हो गया खरीफ क्रॉप और तीसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है जायद क्रॉप। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे राबी क्रॉप की, तो आप इसको विंटर्स में सो करते हैं यानी बोते हैं और फिर जाके आप इनको स्प्रिंग में हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पीज और लेंटिल, ये इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं। खरीफ क्रॉप्स की यहाँ पर हम बात करेंगे तो आप इनको रेनी सीजन में सो करते हैं, यानी जब बारिश का मौसम आता है तब आप इनको उगाते हैं और सितंबर अक्टूबर मंथ के आसपास आप इनको सो कर लेते हैं, यानी आप इनकी कटाई कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो राइस हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये सारे आपके खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर जायद क्रॉप की बात करेंगे तो राबी और खरीफ के बीच में जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप जायद क्रॉप्स को उगाते हैं। और ये जो क्रॉप्स हैं ये आपकी कौन सी हो गई, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज की हम यहाँ पर बात करेंगे, और जैसे हो गया आपका ककम्बर यानी कि खीरा, ककड़ी, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं ये आपके जायद क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, तो रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है उसमें आप जायद क्रॉप्स को उगाते हैं। तो यहाँ पर रबी क्रॉप का एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वीट। हमने यहाँ पर देखा कि वीट जो है वो रबी क्रॉप होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये बताना है। तो पहली बात ये कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है डी ऑप्शन रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली कंट्री में। ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की बॉडी हुई और इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम शहर में। देखिए, याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन की जो भी बॉडीज हैं ज़रूरी नहीं कि उनका हेडक्वार्टर भी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर वाली सिटी में हो। जैसे कि हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अब इनकी जो सब बॉडीज़ हैं यानी इनके अंतर्गत जो भी बॉडीज़ काम करती हैं उनका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो। जैसे कि हमने देखा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी का नाम है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि रोम शहर में है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? हम ओरिजिनली जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फॉर्म हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज पहले से नहीं थे, लेकिन बाद में जाके जब आपका 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, कब हुआ था ये? 1976 में जाके, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और इनको किस आर्टिकल में रखा? आर्टिकल नंबर 51A में रखा गया है। ठीक है, कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए? ये है आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आपको आर्टिकल नंबर 51A में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको रखना है। अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको इंक्लूड किया गया 22वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है? तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन कि लोग क्या करते हैं इज कॉल्ड आ।
यहाँ पर हम ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, यानी व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा व्यावसायिक संरचना। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सकल मूल्य वर्धित के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का आपको यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या चीज़ होती है, इसमें आप सिर्फ ये कंसीडर करते हैं कि आपको इनपुट में कितना खर्चा आया है। ठीक है, इनपुट की जो कॉस्ट है सिर्फ वो कंसीडर की जाती है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें आप सब्सिडीज को ऐड करते हैं और टैक्सेस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें सिर्फ इनपुट की जो कॉस्ट है हम उसको ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सू उत्सव मनाया जाता है। मोत्सू नाम का त्योहार कहाँ का त्योहार है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागालैंड राज्य का। ये फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा एक वर्ड है जो हॉकी के गेम में नहीं यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, आउट। ठीक है, आउट हमारे कौन से गेम में यूज होता है, सब जानते होंगे, क्रिकेट में आउट का प्रयोग किया जाता है। बाकी के जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, स्कूप, फ्लिक, हिट एंड रन, ये सारे वर्ड्स हॉकी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है। वेटिंग फॉर अ वीजा आत्मकथा है भीमराव अंबेडकर जी की। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनके बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। पहली बात ये कि इनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इन्होंने एक आर्टिकल को कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 सभी सिटीजन्स को ये पावर देता है कि इन केस अगर उनको फील होता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है यानी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकार को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा था आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में स्मार्ट सिटीज़ मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था 2015 में। किसने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। पर्पस क्या था, क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना 100 सिटीज़ में बेस्ट सर्विसेज के साथ। ठीक है, तो कब शुरुआत हुई थी इस मिशन की, 2015 में। नेक्स्ट है, गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो गुरु बिपिन सिंह जाने जाते हैं मणिपुरी डांस के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार इनको फादर ऑफ मणिपुरी डांस भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा इनका नाम जुड़ा हुआ है मणिपुरी डांस के साथ। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो दादरा एंड नागर हवेली को हमने इंडियन यूनियन में एज अ यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट किया था बाय द 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, 10वां संशोधन अधिनियम 1961 का इस्तेमाल करते हुए दादरा एंड नागर हवेली को यहाँ पर स्टेटस दिया गया था यूनियन टेरिटरी का। यहाँ पर इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है, सिलवसा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में, और फाइनली यहाँ पर बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब भी थे बंगाल में, और इनका नाम जो है वो कई जगह सिराजुद्दौला मिलेगा आपको, कई बार मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला भी मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा कि ये शायद कोई और हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला इनका पूरा नाम था। और बाद में इसी के एक साल के बाद यानी 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होती है, जो कि पहली बैटल मानी जाती है ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच की, इसमें जो है लड़ते हैं सिराजुद्दौला, लेकिन इनको जो है चीट करते हैं मीर जफर। इनके ही ग्रुप के एक लोग होते हैं मीर जफर, जो इनको चीट करते हैं, जिसके बाद बैटल ऑफ प्लासी में ये हार जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला जो है ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल्स के।
नेक्स्ट है ए आर रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2010 जीता था? कौन सी फिल्म के लिए ए आर रहमान को ये 2010 का ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो आंसर है बी ऑप्शन, मिलियनेयर। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रैमी अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखिएगा म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हैं ये कौन से प्लेट्यू के वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस को मार्क करते हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्कन पठार यानी कि डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगी जो कि एग्रीकल्चर के लिए यानी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। ठीक है, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस जो हैं डेक्कन प्लेट्यू के, डेक्कन पठार के, उसमें आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलेंगे। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ अवार्ड आपका लिटरेचर के सेगमेंट में दिया जाता है और कितनी लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इन टोटल 22 लैंग्वेजेस के लिए। यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस एक्सेप्टेबल हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे 59th एडिशन के ज्ञानपीठ अवार्ड की जो 2025 में दिया गया था। किसको? मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला को। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्योंकि विनोद कुमार शुक्ला का दिसंबर 2025 में जाके निधन भी हो गया था। 2025 के स्टार्टिंग में इनको ये अवार्ड मिला था और 2025 के एंड में इनकी डेथ भी हो गई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? पंजाब केसरी टाइटल किसको मिला था? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय, जिनके बारे में अभी हमने शुरुआत में भी बात करी थी कि साइमन कमीशन जब आता है 1928 में, उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है और उसी के रिजल्ट में इन्होंने पी सॉन्डर्स को मारा, भगत सिंह वगैरह ने, और उनको फिर फांसी की सज़ा मिली थी। तो यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो हम ट्रायो पढ़ते हैं लाल, बाल और पाल, इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल से कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से कौन है? तो ये है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल, बाल, पाल का ट्रायो फॉर्म होता है और ये बहुत ही ज़्यादा धूम मचाते हैं। इसके बारे में आप मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर पंजाब केसरी का जो टाइटल है ये दिया गया था लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? इग्नियस रॉक्स हमारी कितने टाइप्स की होती हैं? आंसर हो जाएगा 2 तरह की होती हैं। इनके टाइप्स के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो पहली का नाम होता है इंट्रूसिव और दूसरी का नाम होता है एक्सट्रूसिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वासाकारा नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो मगध डायनेस्टी के कौन से इसमें से रूलर हैं जिन्होंने अपने मिनिस्टर वसाकारा को भेजा था लॉर्ड बुद्धा की एडवाइस के लिए इन ऑर्डर टू डिफीट द वाजीज? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अजात शत्रु। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में बिंबिसारा है। बिंबिसारा जो है ये हरियंका डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। सारे लोग यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी से हैं। हरियंका डायनेस्टी के बेसिकली फाउंडर है बिंबिसारा। बिंदुसारा के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, ये मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं और प्रीडोमिनेंटली ये मौर्य डायनेस्टी के सेकेंड रूलर माने जाते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी जो है ये नागा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 46 है किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? इनमें से कौन से एक इंडियन ओलंपियन है जो गोल्फ से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अदिति अशोक। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ऑप्शन में है, ये एक प्रोफेशनल शूटर रह चुके हैं। नीरज चोपड़ा हमारे जैवलिन थ्रोअर हैं यानी भाला फेंकते हैं ये। रवि कुमार दहिया की बात करेंगे तो रवि कुमार दहिया एक इंडिया के रेसलर हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन से हमारे इंडियन ओलंपियन है जो कि गोल्फ से रिलेटेड हैं? तो आंसर है डी ऑप्शन, अदिति अशोक। नेक्स्ट एक कार्य की एसआई इकाई क्या है? वर्क की एसआई यूनिट आपसे पूछी जा रही है तो ये होती है जूल। बी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूटन किसकी यूनिट है? ये फोर्स की यूनिट है। न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन की यूनिट होती है और यहाँ पर जो किलोग्राम है ये आपका वेट को रिप्रेजेंट करता है। वेट की यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है अपूर्ण कवक में डैश का अभाव होता है। इम्परफेक्ट फंगाई कब फॉर्म होती है? जब ये लैंगिक प्रजनन ठीक से नहीं कर पाती है तब। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जब परफेक्ट नहीं होता है तो उसके रिजल्ट में इम्परफेक्ट फंगाई जो है वो फॉर्म होती हैं। ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? गुलबर्ग किला आपको मिलेगा कर्नाटका राज्य में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक चीज़ है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है आपको, गुलबर्ग फोर्ट अलग है और गुलबर्ग मैसेकर अलग है। गुलबर्ग मैसेकर जो है ये कब हुआ था? ये 2002 के आसपास हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्ट की बात कर रहे हैं, गुलबर्ग फोर्ट की। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो कर्नाटका राज्य में। आज का आखिरी प्रश्न है, रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? क्वीन रुद्रमा देवी जो है ये ककटिया वंश को बिलोंग करती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो ककटिया डायनेस्टी थी ये कहाँ कहाँ पर रूल करती थी? प्रीडोमिनेंटली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा जैसे राज्यों में। ठीक है, और इन्होंने तेलुगु कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। ककटिया डायनेस्टी का एक फेमस टेम्पल भी हमें मिलता है जिसका नाम है रामप्पा टेम्पल, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तेलंगाना राज्य में। कई बार इसकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि रामप्पा टेम्पल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये तेलंगाना राज्य में है। तो क्वीन रुद्रमा देवी जो है वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती हैं? ककटिया डायनेस्टी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? दूसरा प्रश्न है, बेहदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? और तीसरा प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी चलिए फिर अगले पार्ट में अब हम मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।